गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस चैनल के वीडियो को देखते हैं तो आपको मैथ और साइंस सब्जेक्ट में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको जल्द से जल्द उसका कोई जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम रेसिस्टेंस जाने थे, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसके बारे में जाने थे। आज जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आखिर क्यों किया जाता है, यानी क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि अगर रेसिस्टेंस के वैल्यू को हमको इंक्रीज या डिक्रीज करना रहता है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करते हैं। यानी इसका वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टू और more than two resistance are combined together to form a new resistance जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी दैट प्रोसेस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यानी इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक न्यू रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है, तो रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो 1 ओम का दो रेसिस्टेंस है और हमको 2 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए और हमको हाफ ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो उसको भी ऐड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। वो आगे बता रहे हैं कैसे। तो एक कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी पहला क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लेना लेट R1 R2 R3 Rn Bn रेसिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या है, n रेसिस्टेंस है, देन इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल से हम इसको बैटरी या सेल से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ये मान लो रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, इसी तरह करते करते ये Rn है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये प्लस है माइनस, यहाँ से करंट जाएगा तो एक ही वायर है तो सभी में करंट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखना कि ए बेस कॉम्बिनेशन द magnitude of current is same
but potential is different। यानी यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि पोटेंशियल जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर ये सेम भी है, अगर ए डिफरेंट हो रहा है तो V भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो सभी आर क्या है, डिफरेंट है ना, तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट। इसका पोटेंशियल मान लो V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4 और इसका VA। और यही पोटेंशियल हो तुम्हारा, यानी करंट कहाँ से जा रहा है, बैटरी से ही जा रहा है। तो बैटरी का ही पोटेंशियल तो V1, V2, V3, V4 और Vn में डिवाइड हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा, Vn। और V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे IR ये किसका है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सोर्स सेम है, तो ये IR1, ये IR2, ये IR3, ये IR4 और प्लस ये क्या होगा, IRN। यहाँ पे R इक्वी, तो यहाँ पे I और R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn। अभी I क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn आ जाएगा। तो ये तुम्हारा किसका आ गया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेसिस्टेंस है और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो इस मेथड से निकालेंगे। यानी दो रेसिस्टेंस है 2 ओम का, तो 2 क्या आ जाएगा 4, अगर 3 है 1 2 3 ओम का, तो 1 2 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। तो याद रखना कि दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड for increment the magnitude of resistance। यानी जो गिवन रेसिस्टेंस है और उसका मैग्नीट्यूड अगर उससे इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। क्योंकि 1 को 2 रेसिस्टेंस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 ओम। तो 2 ओम क्या है, 1 से अधिक है ना, तो इसलिए जहां भी इंक्रीमेंट ऑफ रेसिस्टेंस करना रहेगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेकेंड में आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई रेसिस्टेंस है, अगर कोई रेसिस्टेंस है तो उसके सभी इंड को, यानी सभी ये मान लो अगर R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है, तो इसके इस रेसिस्टेंस के यानी तीनों रेसिस्टेंस के एक इंड को एक पॉइंट से दूसरे इंड को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्लस माइनस यानी बैटरी से करंट सप्लाई करते हैं। तो ये जो करंट जाएगा यहाँ पे वो तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें मान लो अगर I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस केस करंट डिफरेंट बट पोटेंशियल सेम। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, करंट डिफरेंट हो रहा है लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो बैटरी है वो भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला रेसिस्टेंस भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, ये वाला रेसिस्टेंस भी इन्हीं 2 पॉइंट से जुड़ा है, ये वाला रेसिस्टेंस भी इन्हीं 2 पॉइंट से जुड़ा है। तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब इस कंडीशन में यही करंट ना I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे क्या होता है कि
आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। तो यहाँ पे क्या होगा वी बाई आर, ये आर क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे वी बाई आर वन, ये वी बाई आर टू के पोटेंशियल सेम है तो वी बाई आर थ्री। तो यहाँ पे वी बाई आर, तो वी क्या हो जाएगा कॉमन, तो वन बाई आर वन, ये वन बाई आर टू, ये क्या आ जाएगा वन बाई आर थ्री। तो वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वन बाई आर वन, ये वन बाई आर टू और ये वन बाई आर थ्री, ये आ जाएगा। तो याद रखना ये दिस combination is used for, यानी this combination is used for reduction of magnitude of resistance। यानी अगर रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को अगर डिक्रीज करना रहता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर 1/2 ओम और 1 यानी अगर मान लो 2 ओम का दो रेसिस्टेंस है, दोनों को जब इसमें कनेक्ट करेंगे तो 1/2 यानी क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम से क्या हो गया 1 ओम पे आ गया ना। इसलिए रिडक्शन के लिए हम यानी डिक्रीज करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे याद रखना कि फॉर टू रेसिस्टेंस, यानी अगर कोई दो रेसिस्टेंस है जो तुम्हारा क्या है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में यानी अगर दो रेसिस्टेंस क्या है R1 R2 है और दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/R, इसके एलसीएम लेंगे तो R1 R2, तो यहाँ पे क्या होगा R2 प्लस R1। अब इसको कैंसिल पलट दोगे तो भी पलट जाएगा, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे याद रखना तो आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो अभी जान गया कि रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो इस पे कैसे आता है, तो जैसे यहाँ पे देखो जैसे बोल रहे कि टू resistance R1 and R2 combined in series as well as parallel combination, then equivalent resistance is मान लो 50 ओम एंड मान लो 50 ओम एंड 20 ओम respectively, तो find the R1 and R2। यानी यहाँ पे दो कंडीशन है, एक क्या है कि R1 एंड R2 दो रेसिस्टेंस है, दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 50 ओम और दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो यहाँ पे क्या करना है R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे आएगा, तो सीरीज के लिए बताए हैं कि क्या होता है R1 प्लस R2 इक्वल 50। इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। पैरेलल के लिए बताया है कि दो रहेगा तो क्या होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल 20। तो यहाँ पे क्या होगा R1 R2 और R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है 50 इक्वल 20। तो यहाँ पे R1 R2 इक्वल क्या हो जाएगा 1000, यानी ये आके क्या होगा मल्टीप्लाई।
अब यहाँ पे R1 प्लस R2 दिया है 50, तो अगर R1 माइनस R2 निकल जाएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1000। यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 2500 माइनस 4000। तो यहाँ पे इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा, तो उस कंडीशन में ये माइनस 1500 जो कि नहीं आएगा, बस एक पैटर्न बता रहे हैं, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा R1 माइनस R2 तो इक्वल अंडर रूट माइनस 1500, तो इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे R1 का वैल्यू निकल जाएगा। R1 का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा R2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तो ऐसे आएगा, एक तुम्हारा जैसे दे देगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड करंट, जैसे यहाँ पे दे दे और यहाँ प्लस माइनस ये करंट आई जा रहा है, ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है सीरीज में है, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ओम आ जाएगा। अब अगेन हमको करंट निकालना है, तो V इक्वल टू होता है IR, तो V के जगह पे क्या रखेंगे 20, I निकालना है, R के जगह पे क्या है 10, तो 10 2 जा, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि दे दे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट होता है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल पूछे, यानी अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पे पूछे तो IR, तो I का वैल्यू क्या है 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ पे पूछेगा तो IR तो 2 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। तो बताए थे कि यही पोटेंशियल ना यहाँ पे डिवाइड होता है, तो इसीलिए 4 और 6 10 और 10 20, और इसका भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा लेवल में जाते हो, अगर तुम्हारा कुछ लेवल में जाते हो कि जैसे ये आ गया, अगर तुम कुछ लेवल में जाते हो, यहाँ पे मान लो 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, और ये 50 वोल्ट है। और यहाँ पे फाइंड I और R यानी इक्विवेलेंट करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो उस कंडीशन में कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे कि ये दोनों क्या होगा पैरेलल, ये भी क्या होगा पैरेलल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पैरेलल के लिए क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको 10 इंटू 10 10 प्लस 10, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये फिगर कैसे चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसे फिगर आ जाएगा।
कुछ ऐसे फिगर आ जाएगा। तो ये 50 ओम, ये 10 ओम, लेकिन अब ये 5 ओम में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मिलकर 5 ओम। ये भी अब किस में आएगा 5 ओम, और ये 10 ओम, और ये भी 10 ओम है। अब क्या देख रहे हैं कि ये वाला क्या होगा सीरीज, ये भी क्या होगा सीरीज। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में 5 5 क्या आ जाएगा 10। अब ये कुछ फिगर ऐसे आएगा 10 ओम, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा तो 10 और 10 क्या आ जाएगा 20 ओम, और यहाँ पे 50 वोल्ट है, और यहाँ पे 10 ओम। अब उस कंडीशन में ये मत करना है कि ई वाला सीरीज में होगा, यानी सॉरी ई वाला पैरेलल में होगा। यहाँ पे करंट सप्लाई करेंगे तो आई, यही करंट इसमें आएगा, यहाँ पे ना करंट आएगा डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें। तो जहाँ पे करंट डिफरेंट होता है वो पैरेलल होता है, तो इसलिए ई वाला क्या होगा पैरेलल। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 × 20 by 10 + 20, ये आ जाएगा 200/30। इसे कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 20/3 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब एक फिगर कैसे आएगा, एक रेसिस्टेंस ऐसे आ जाएगा कि कैसे, तो ये कितना आ गया 20/3 ओम का, ये कितना है 10 ओम का, और ये 50 वोल्ट है। अब उस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या आ गया सीरीज में आ गया। अब यहाँ पे R = क्या होगा R1 + R2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 20/3, तो ये क्या आ जाएगा 50/3 ओम। अब यहाँ पे V = क्या कर लेना IR, तो V की जगह पे 50, I निकालना है, R की जगह पे 50/3, तो 50 से 50 कैंसिल, तो I = क्या आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। तो एक थोड़ा सा लेवल में जाओगे तो ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद तुम्हारा अगर मान लो कि तुम्हारा कुछ ऐसे रहे, अगर मान लो कि तुम्हारा कुछ ऐसे रहे, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और बी है, तो इसके बीच का क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी ए और बी के बीच का क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये मान लो 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये भी 5 ओम है। तो उस कंडीशन में तो कंफर्म है कि ये तुम्हारा क्या है एक ही वायर में है, तो ई वाला तो तुम्हारा क्या होगा सीरीज होगा। तो सीरीज होगा तो ए और ए मिलके कितना आएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये फिगर कुछ ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। जैसे ये वाला सीरीज है तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 हो गया, ये 5 है तो 5 है, और ये वाला तुम्हारा 5 ओम, तो ये भी 5 ओम। अब उस कंडीशन में जब यहाँ से करंट अगर सप्लाई करेंगे तो करंट यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, और बी वाला क्या हो जाएगा पैरेलल, तो क्या करेंगे 5 × 10/5 + 10, तो ये क्या आ जाएगा 50/15, तो 5 3 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा 10/3 ओम। अब ये दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कर देगा, और उसका वैल्यू क्या आएगा 10/3 ओम आ जाएगा। और ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये पॉइंट ए आ गया और बी आ गया। अब ये दोनों क्या आ गया एक ही वायर में ना चेंज हो गया। अब उस कंडीशन में R = क्या कर लेना R1 + R2 + R3,
तो यहाँ पे 5 + 5 + 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेना तो इतना ओम आ जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है और यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये तुम्हारा मान लो 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, 3 ओम, उसके बाद ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ए और बी के बीच में क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला ई वाला ई वाला मिलके सीरीज, तो ये तुम्हारा ये तीनों मिलके तुम्हारा क्या होगा 9 ओम, और ई वाला क्या हो जाएगा पैरेलल। तो जब ये 9 और 3 के साथ पैरेलल है तो ये चारों मिल के क्या करेगा 9 × 3/9 + 3, तो 9 × 3/12, तो 3 4 जा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 9/4 ओम आ जाएगा। तो ये आ गया 9/4 ओम में चारों मिलके। और ई वाला सीरीज और ये वाला क्या होगा पैरेलल। तो यहाँ पे R = क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे ये चारों मिल के तुम्हारा कितना का फॉर्मेशन किया 9/4 का, तो 9/4 + 3 + 3 ओम, तो ये आ जाएगा। अब ई वाला और ई वाला क्या आ जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो फिर R1 × R2/R1 + R2 से, और फिर ई वाला तुम्हारा क्या आ जाएगा सीरीज। तो वैसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकाल लेना। अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसे दिया रहे, अगर तुम्हारा कुछ ऐसे दिया रहे, ये मान लो 12 वोल्ट है, ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये मान लो 12 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे आई करंट जा रहा है, यहाँ पे पूछ देगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, यानी रेजिस्टेंस और करंट निकालना है। उसके बाद करंट फ्लो इन 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे 6 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस में क्या करना है करंट निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको सिंपल सा याद रखना, ई वाला क्या होगा सीरीज, सॉरी पैरेलल। तो जब ये पैरेलल होगा तो पैरेलल के केस में क्या होता है R1 R2 भाई क्या होगा R1 + R2। तो यहाँ पे R = क्या होगा 6 × 12/6 + 12, तो यहाँ पे R = क्या आ जाएगा 6 × 12/18, तो 6 3 जा 3 4 जा, तो R = क्या आ जाएगा 4 ओम। और V = क्या होता है IR, तो यहाँ पे V के जगह पे 12, I निकालना है ये 4 3 जा, तो I = क्या आ जाएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे ये जो I का वैल्यू होगा वो 3 एम्पियर हो जाएगा। उस कंडीशन में यही I यहाँ पे आएगा, यही I I1 में जाएगा, और यही I I2 में, यानी यही ना करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगा। तो उस कंडीशन में पैरेलल में जानते हो कि पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, केवल करंट में डिफरेंट होता है। तो एक मेथड ये भी होता है कि यहाँ पे अगर ए बी आ गया और अगर ए बी आ गया और यहाँ पे सी और डी, नीचे वाले को सी डी, ऊपर वाले को ए बी, तो यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ए बी होगा वो इक्वल होगा भी सी डी के। तो भी ए बी कैसे निकलेगा, तो भी = क्या होता है आई आर, तो आई का वैल्यू इसमें क्या है ए बी में I1 है, और आर का वैल्यू क्या है 6 है। सी डी में आई का वैल्यू क्या है I2 है,
और आर का वैल्यू क्या है 12 है, तो 6 2 जा 12। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2I2। अब यहाँ पे देखो यही I तुम्हारा किस में चेंज हुआ है, यही ना I इसमें I1 और I2 में डिवाइड हुआ है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I का वैल्यू क्या है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे I1 के जगह पे क्या रखेंगे 2I2 प्लस I2, यानी यहाँ पे लिख दिए तो 3 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा 3I2, 3 से 3 कैंसिल, तो I2 का जो वैल्यू होगा वो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे I1 का जो वैल्यू होगा 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। इसको शॉर्टकट मेथड डिक्लाइन में बना सकते हो कि जैसे यहाँ पे 6 ओम है और ये क्या है 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे 6 से 12 कितना बार में डिवाइड होगा 2, इसमें क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, और ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो 12 से 12 कितना में डिवाइड होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ऐसे भी तुम्हारा निकल जाएगा। एक सिंपल सा और देखो कि जैसे यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे है, ये प्लस ये माइनस ये आई करंट जा रहे हैं, और यहाँ पे 24 वोल्ट है, यहाँ पे 8 ओम, ये 12 ओम और ये 16 ओम है। तो यहाँ पे पहले आर का वैल्यू निकाल लेना। तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो 3 को है, तो 3 के लिए क्या करेंगे पैरेलल में है, तो 1/R 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 1/12 1/16। तो यहाँ पे 48, तो 8 6 जा 12 4 जा और 16 3 जा, तो यहाँ पे 1/R, तो 6 और 4 10 और 13/48 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इक्वल टू आ जाएगा 48/13 ओम। अब यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है IR, तो आप V के जगह पे क्या रखेंगे 24, I निकालना है, R के जगह पे 48/13, तो 24 2 जा, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ जाएगा 13/2 यानी 6.5 एम्पियर। तो इससे करंट क्या होगा 6.5 एम्पियर करंट आएगा। अब यही करंट तुम्हारा क्या होगा I1 में, यही I2 में और यही I3 में डिवाइड होगा। उस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब I1 का वैल्यू निकालना रहेगा, यानी I1 के लिए, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R, तो V/R, तो I1 के लिए V का तो वैल्यू यही रहेगा क्योंकि सेम रहता है इसमें पोटेंशियल पैरेलल में, और R का वैल्यू क्या होगा 8, 8 3 जा, ये क्या आएगा 3 एम्पियर। अगर I2 का वैल्यू निकालना रहेगा तो V/R, तो V हमेशा सेम रहेगा 24 और R का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे 2 एम्पियर। यहाँ पे अगर I3 निकालेंगे तो यहाँ पे V/R, तो V का वैल्यू क्या है 24 और R का वैल्यू 16, 8 3 जा 8 2 जा 3/2, तो 1.5 एम्पियर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 1.6, तो क्या हो जाएगा 6.5 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है 6.5 एम्पियर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे। इसको कोई भी साइड बुक से या न्यूमेरिकल बुक से प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यानी यहाँ पे आगे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे 9th क्लास में पढ़े थे कि पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्क तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट
time is known as electric power, यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। तो उस कंडीशन में ये P तो क्या आ जाएगा W बाई टी। तो यहाँ पे SI यूनिट पूछता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ पावर तुम्हारा क्या होगा, वाट होगा। ये तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी होगा, तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वर्क तुम्हारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी आएगा। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे नोट में जैसे 1 किलोवाट रहेगा जिसको 1 kW से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 1000 वाट। और कोई भी मशीन रहता है उसका पावर किस में रहता है, हॉर्स पावर में, तो 1 हॉर्स पावर रहेगा यानी 1 HP, ये होगा 746 वाट होगा। यानी कोई भी मशीन है उसका पावर किस में रहता है, हॉर्स पावर में रहता है। यानी जो वो बाइक यूज करते हो वो भी तुम्हारा उसके इंजन का पावर क्या रहता है, हॉर्स पावर में रहता है। अगर यहाँ पे आता है कि डिफाइन 1 वाट, यानी 1 वाट को क्या करें, डिफाइन करें, तो जानते हो एच बी नो डेट P इक्वल टू क्या होता है W बाई टी। तो 1 कब होगा, जब 1 जूल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 सेकेंड में लिया जा रहा है, तो उसका जो पावर होगा वो क्या आ जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। यानी व्हेन 1 जूल एनर्जी is released by या consumed by an electric instrument in 1 second, then power become 1 वाट। यानी अगर 1 जूल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का पावर तुम्हारा क्या होगा, 1 वाट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पूछेगा कि मीनिंग ऑफ 100 वाट, यानी 100 वाट का मीनिंग क्या होता है, तो जानते हो वाट किसका होता है, पावर का। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो ये कैसे आया होगा 100 वाट, जब ये 100 जूल 1 सेकेंड में काम, ये 1 सेकेंड में कंज्यूम किया होगा तब ना आया होगा, तो तब ना यहाँ पे 100 वाट आया होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स ए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट consume 100 joule energy in 1 सेकेंड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर क्या है 100 वाट है, जिसका मतलब है कि उसके द्वारा 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया। अगर 250 वाट है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 250 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। तब यहाँ पे जो पावर होता है, पावर वो तुम्हारा इसके लिए 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है P इक्वल टू वी आई, ठीक है, यानी एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई है, एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर आर।
तो इसको प्रूफ करना है। तो जैसे यहाँ पे जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है W बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा वी क्यू। तो यहाँ पे P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। तो यहाँ पे Q बाई टी जो होता है वो क्या होता है I। तो यहाँ पे V और यहाँ पे I, तो इसीलिए P इक्वल टू क्या आ जाएगा वी आई हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम जानते हो कि P इक्वल टू क्या है वी आई है। अब हमको यहाँ पे V का यूज नहीं है, I और R का यूज है। यहाँ पे P और V के जगह पे क्या ले सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर इंटू आई। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे ये P इक्वल टू आई स्क्वायर R है, हमको यहाँ पे I का यूज नहीं है लेकिन किसका यूज है V और R का यूज है। तो यहाँ पे P इक्वल टू I के जगह पे क्या ले सकते हैं V बाई R इक्वल क्या होता है I, तो स्क्वायर इंटू R इसकी जगह पे। तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये R से ये पावर क्या आ जाएगा कैंसिल। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा क्या आ गया तीनों फॉर्मूला आ गया। तो इसका कहाँ पे यूज करेंगे, जब यहाँ पे पावर वर्क टाइम दिया रहेगा तो यूज करेंगे, पावर पोटेंशियल करंट दिया रहेगा तो यूज करेंगे, पावर करंट रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो यूज करेंगे, पावर वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे। अब नोट में याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दो बल्ब है, एक बल्ब ए है और एक बल्ब बी है, ये है 60 वाट का और ये है 100 वाट का, तो दोनों में से विच गिव्स मोर हीट सॉरी मोर लाइट, यानी कौन सबसे अधिक लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि तुम जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। उस कंडीशन में तो तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे P और इसमें किसका रिलेशन होता है इनवर्सली का। तो अगर पावर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इसके लिए पावर क्या है लेस है तो रेसिस्टेंस क्या होगा मोर होगा, तो करंट क्या होगा लेस हो जाएगा। इसके लिए क्या है पावर मोर है इसके रिस्पेक्ट में, तो रेसिस्टेंस क्या होगा लेस, तो करंट क्या आ जाएगा मोर। तो सबसे अधिक करंट किसमें जा रहा है इसमें जा रहा है ना, तो इसलिए सबसे अधिक हीट ये प्रोड्यूस करेगा सॉरी लाइट, और उसके बाद ये तो जितना अधिक पावर का यानी जितना अधिक पावर का हम बॉल यूज करते हैं उतना ही अधिक लाइट प्रोड्यूस करता है, याद रखना। उसके बाद जैसे इस पे मान लो न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो जैसे यहाँ पे दे दें कि एन इलेक्ट्रिक bulb is rated, मान लो an electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. Find the power when it connected with 110 वोल्ट। यानी यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है और पावर क्या है 100 वाट है। अब यहाँ पे वोल्टेज अगर 110 वोल्ट हो जाता है तो उसको क्या करना है पावर निकालना है। तो उस कंडीशन में V और P में किसका सुटेबल रिलेशन आ रहा है, इसका है ना कि P इक्वल टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाई R, क्योंकि रेसिस्टेंस तो तुम्हारा कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से क्या कर लेना रेसिस्टेंस निकाल लेना, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो P के जगह पे 100, V के जगह पे 220 इंटू 220 और बाई R। तो यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा कैंसिल, R इक्वल टू क्या होगा 484 ओम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई R। तो P की जगह पे
निकालना है, v की जगह पे 110 इंटू 110 और बाई r की जगह पे 484। तो यहाँ पे 11 से 10, 11 4 जा 11 4 जा, तो 11 से 10 11 4 जा आ जाएगा, तो 2 ये 5, ये 2 ये भी 5। अब यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बोल दें कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब of resistance 50 ohm and an electric bulb of resistance 50 ohm and potential 20 volt। तो फाइंड पावर, यानी यहाँ पे क्या है कि R का वैल्यू 50 ओम है, B का वैल्यू 20 वोल्ट है, P का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो V की जगह पे क्या होगा 20 इंटू 20 बाई आर, तो इसे कैंसिल 5 4 जा, तो यहाँ पे क्या होगा 8 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। उसके बाद आता है कि जैसे यहाँ पे हमारे घर में जो बिजली बिल आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे घर में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पे आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर, इसको हम यूनिट भी कहते हैं। यानी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसका बिजली बिल कैसे आता है, यूनिट में आता है। तो यूनिट को या किलोवाट आवर को, किलोवाट आवर का मतलब हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है 1 आवर में कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे किलोवाट में पावर को क्यों रखते हैं, तो कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है उसको अगर वाट में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, बहुत अधिक आ जाएगा, और टाइम को हमेशा आवर में रखते हैं जिससे उसका वैल्यू क्या आता है, कम आता है। तो याद रखना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, जूल सॉरी यूनिट कहते हैं। तो कैसे आता है, जैसे यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है W बाई टी, तो इसे क्या आ जाएगा कि W इक्वल टू P इंटू टी। तो यहाँ पे याद रखना कि पावर को हमेशा किस में रखना, किलो वाट में रखना, और टाइम को किस में रखना, हमेशा आवर में रखना। यानी पावर को हमेशा किस में रखना, किलोवाट में, और टाइम को हमेशा किस में रखना, वाट में रखना। तो उस कंडीशन में इसका क्या पूछेगा, तो इससे पूछेगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। जैसे यहाँ पे बोल देगा कि फाइंड द एनर्जी consumed by bulb of power 100 watt in 15 मिनट। ठीक है, तो उस कंडीशन में पावर क्या है 100 वाट है, तो क्या होगा 100 बाई 1000, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 10 वाट आ जाएगा। उस कंडीशन में किलो वाट आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम क्या है 15 मिनट है, तो इसको सेकेंड में कर लेना, तो 15 बाई 60 आवर आ जाएगा, सॉरी आवर में कर लेना। अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ जाएगा P इंटू टी, तो P क्या आ जाएगा 1 बाई 10, ये 15 बाई 60, 15 4 जा
तो 1/40 किलोवाट आवर, यानी इतना यूनिट एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे अगर मान लो दे दें ये फैक्ट्री 40 फैन is a power 20 watt, 5 fridge of power 300 watt, 100 bulb of power मान लो 10 watt, run 5 hour each day. Find the total cost paid by factory in January month if the cost of 1 unit is 4.5 रुपीज। यानी यहाँ पे क्या है कि एक फैक्ट्री है, यानी एक फैक्ट्री है जिसमें 40 फैन और एक का पावर कितना है 20 वाट है। उसके बाद 5 फ्रिज और एक का पावर कितना है 300 वाट है। ये 100 बल्ब और एक का पावर क्या है 10 वाट है। तो इसको क्या कर लेना, पहले टोटल पावर निकाल लेना। तो 40 इंटू 20, 5 इंटू 300 प्लस 100 इंटू 10 और ये किस में आएगा वाट में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना तो ना किलो वाट में आएगा। तो यहाँ पे 800 और ये 1523 और ये 3300, तो याद आएगा 3300 बाई 1000 किलोवाट। तो इससे क्या आ जाएगा कैंसिल, तो ये 3.3 किलो वाट आ जाएगा। अब उस कंडीशन में टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक दिन में कितना चल रहा है 5 आवर, और किस मंथ में पूछ रहे हैं तो जनवरी में। तो जनवरी में कितना होता है 31 डेज होता है, और एक दिन में चल रहा है 5 आवर, तो 31 इंटू 5 ये इतना आवर आ जाएगा। अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या होगा P इंटू टी। तो P तुम्हारा 3.3 इंटू 31 इंटू 5 इतना क्या आ जाएगा यूनिट आ जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या दिया है कि एक यूनिट का कॉस्ट है, यानी एक यूनिट का कॉस्ट है 4.5 रुपीज। तो यहाँ पे इतना यूनिट का पूछ रहा है, यानी 3.3 इंटू 31 इंटू 5 यूनिट का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 4.5 इंटू 3.3 इंटू 31 इंटू 5 इतना रुपीज हो जाएगा। तो इसे क्या कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है और उसके कारण हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा उसको अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका लास्ट टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट होता है, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है हीट हो जाता है। तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर किसी वायर से अगर ये करंट जा रहा है, अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passes through a conductor, then heat is
produced, that effect is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। यानी अगर किसी कंडक्टर से हम हीट प्रोड्यूस कर यानी करंट पास करा रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद वो हीट हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसको मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे जानते हो एज वी नो डेट, एज वी नो डेट जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी होता है, ठीक है। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो W है वो क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये W, तो यहाँ पे P के जगह पे क्या हो जाता है, V स्क्वायर बाई R होता है, या P के जगह पे क्या होता है, VI होता है पिछले फॉर्मूला से। अब ये वर्क जो है यही ना एनर्जी होता है, तो W के जगह पे H लिख सकते हैं, और जो V है V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पे V की जगह पे IR इंटू I इंटू टी, तो यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, दिस फॉर्मूला is used to calculate heat produced due to conductor of resistance R, current I and time taken T in joule. This so it is known as joule heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि जो H आ रहा है वो क्या आ रहा है, I स्क्वायर RT। तो इस फॉर्मूला का यूज हो, अगर कोई कंडक्टर है जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 30 सेकेंड तक उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो उससे कितना जूल हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। और इसको एक साइंटिस्ट था जूल ने दिया था, इसलिए इसको जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसने 3 लॉ था, यानी अकॉर्डिंग टू जूल, यानी जूल के अनुसार फर्स्ट नंबर में क्या होगा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड नंबर में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे थर्ड में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट का हम जितना ही मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे उतना ही अधिक हीट प्रोड्यूस होगा, करंट का जितना ही मैग्नीट्यूड घटाएंगे उतना ही हीट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। उसी तरह यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही हीट अधिक प्रोड्यूस होगा। जैसे आप जानते हो कि कोई भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या करते हैं हम, टंगस्टन या नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अधिक होता है। तो जब रेसिस्टेंस अधिक होगा तो हीट क्या होगा, अधिक प्रोवाइड होगा, तो इसलिए। और उसी तरह जितना अधिक समय तक हम टाइम उसमें करंट फ्लो कराएंगे उतना ही अधिक हीट प्रोड्यूस। जैसे सिंपल सा एक चार्जर लगाते हो तो शुरू में उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हीट होने लगता है।
तो इसलिए जितना देर तक करंट फ्लो कराओगे उसमें हीट भी क्या होगा, उतना ही अधिक प्रोड्यूस होगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, हीटर हुआ, टोस्टर हुआ, टोस्टर, तो वो भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नाइक्रोम वायर होता है, और नाइक्रोम वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या करेंगे, करंट इसमें सप्लाई करेंगे। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक रहता है। तो जब अधिक रेसिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। उसी का हीट का यूज हम कपड़ा आयरन करने में करते हैं, या ठंडी के दिनों में हम उस हीट से एनर्जी लेते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, तो याद रखना कि इसमें नाइक्रोम या टंगस्टन नाइक्रोम वायर होता है, जिससे अगर करंट पास कराएंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, बहुत अधिक हीट हो जाता है, और वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है, फिलामेंट में टंगस्टन का यूज होता है। तो उसे एक टंगस्टन क्या होता है, तो इसका यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे इसमें करंट जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, रेसिस्टेंस तुम्हारा हाई होता है, करंट कम फ्लो होगा तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, और उसी से तुम्हारा क्या होगा, लाइट इमिट करता है। इसमें एक याद रखना नोट में, इसमें हम एक इनर्ट गैस को बोलते हैं, जैसे नियोन हो गया, चाहे नाइट्रोजन हो गया, चाहे हीलियम हो गया। ये सब क्या करता है कि प्रोटेक्ट टंगस्टन फ्रॉम रस्टिंग फ्रॉम कोरोजन, यानी वो टंगस्टन को कोरोजन होने से रोकता है, यानी उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देता है, जिससे उसका जो लाइफ पीरियड है वो तुम्हारा क्या होता है, अधिक से अधिक चल पाए। उसके बाद जो थर्ड नंबर में फ्यूज वायर, तो याद रखना फ्यूज वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस। तो उस कंडीशन में इन एनी केस इफ करंट इज हाई, यानी कब, जब किसी केस में अगर करंट तुम्हारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो फ्यूज वायर होता है, हाई रेसिस्टेंस है, करंट कम फ्लो होगा, तो उससे क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, जिससे सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेक होगा तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तुम्हारा क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आजकल इस फ्यूज के जगह पे हम एमसीबी का यूज करते हैं, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे ही करंट अगर करंट है 5 एम्पियर का, जैसे ही 5 एम्पियर हम यूज कर रहे हैं, जैसे ही 5 एम्पियर से अधिक जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो उसमें जो वायर चेंज होने का जो एबिलिटी होता है वो चेंज नहीं करना पड़ता है। तो याद रखना कि ये जो फ्यूज वायर होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस। उसके बाद एक चीज याद रखना कि दो जैसे इंस्ट्रूमेंट था, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर। तो आइडियल कंडीशन में याद रखना क्या, इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका काम होता है करंट को मेजर करना, करंट मेजर करना, ठीक है, और इसका काम होता है वोल्टेज
को मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए एक आइडियल वोल्टमीटर जो रेसिस्टेंस होता है, यानी आइडियल वोल्टमीटर जो यानी आइडियल वोल्टमीटर के पास जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। यानी आइडियल वोल्टमीटर के पास जो रेसिस्टेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिससे करंट तुम्हारा क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वो तुम्हारा चेंज नहीं होगा। और उसके बाद इसमें रेसिस्टेंस तुम्हारा 0 होगा, क्योंकि इसको करंट मेजर करना रहता है, और करंट मेजर करना रहेगा तो कुछ भी रेसिस्टेंस रहेगा तो वो एक्चुअल करंट रीडिंग नहीं करेगा। उसके बाद इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, और इसको हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो पूछता है कि व्हाई एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज सेम, तो इसीलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं। और पोटेंशियल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर हम रिवर्स कर देंगे, यानी वोल्टमीटर को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसका रीडिंग क्या होगा, बार बार चेंज होते रहेगा। और इसको अगर इसमें कर देंगे तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, तो इसका रीडिंग भी क्या होगा, बार बार चेंज होते रहेगा। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर आता है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, किसी वायर में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे कोई भी रेडियो या टेलीविजन जो बनाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, और उसमें 2 ड्रॉट निकले रहते हैं, तो दोनों को सटा के दिखता है, तो उसमें अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या डिस्चार्ज है। गैल्वेनोमीटर बताता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एमीटर बताता है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी उस समय उसका पावर कितना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और वोल्टमीटर बताता है कि दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ है। तो यह है। और उसमें लास्ट क्वेश्चन है, पूछता है कि सीरीज जो हाउस का वायरिंग होता है वो पैरेलल में क्यों होता है, सीरीज में क्यों नहीं होता है। याद रखना कि पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगर सीरीज में करेंगे तो रेसिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। पहला कंडीशन। सेकेंड क्या होगा कि पैरेलल में अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब है तो अदर इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। जैसे इस रूम में अगर 4 बॉल है तो अगर एक बॉल का वायरिंग प्रॉब्लम आ गया तो 3 बॉल जलते रहेगा, लेकिन सीरीज में अगर एक खराब हो गया तो उस घर में जितना वायरिंग है वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो थर्ड कंडीशन हो गया कि इस रूम में अगर मान लो बल्ब और फैन है, अगर वो सीरीज में रहता है तो जब भी हम नाइट में भी चलाएंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, दिन में चलाएंगे तो दोनों साथ में चलेगा। लेकिन हमको दिन में बल्ब की यूज नहीं ना है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा वो पैरेलल में एनर्जी कंजर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सीरीज में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में रहेगा तो दोनों साथ में चलेगा, पैरेलल में रहेगा तो बल्ब को दिन में ऑफ कर देंगे और फैन को चला लेंगे, तो इससे क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो इस वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको एक किसी साइड बुक से सेल्फ स्टडी करना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।